हाय गाइस, आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है आज का। अगर आपने द हिंदू पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको एक एडिटोरियल के पार्ट पे एक आर्टिकल मिला होगा एनआरसी के बारे में। आप कहेंगे कि मैम ये कुछ नया थोड़ी ना है, ये तो हम बहुत पहले से पढ़ रहे थे, कुछ नया आया है क्या? जी हाँ, कुछ नया है। तो हम लोग बात करेंगे एनआरसी के बारे में, लेकिन उससे पहले जो काम करना होता है, एक बार से सेशन का जो लिंक है उसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से, सिंपली आपके नॉलेज के पर्सपेक्टिव से, एंड अपकमिंग जो सेंसस आने वाला है उसके बारे में। ये तीन चीज़ें आपको फोकस करनी है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। तो प्लीज़ डू शेयर एंड लाइक द सेशन। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आते हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर से कर लिया करिए। अब पॉइंट ये है कि हमें बात क्या करनी है। देखिए, आज का जो आर्टिकल निकला है उसके अंदर कुछ बातें बताई गई हैं होम मिनिस्ट्री के द्वारा, यानी कि जो अमित शाह जी हैं उनके द्वारा कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं एनआरसी के बारे में, जिसका इस्तेमाल किया जाएगा जब इस बार का सेंसस कंडक्ट होगा। आपको पता है कि कोविड की वजह से जो सेंसस का डेटा है वो अभी कलेक्ट नहीं हो पाया था, तो अब ये डेटा कैसे कलेक्ट होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है इस पर्टिकुलर न्यूज़ के अंदर। चलिए शुरुआत करेंगे। एंड वन मोर थिंग, ये मत सोचा करो कि क्लास रिकॉर्डेड है तो वहाँ पर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। एक्चुअली रिकॉर्डेड क्लास ज़्यादा बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू लाइव क्लास। चलिए शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले वही एक पुरानी बात, आपका ये जो सेशन है ये स्टार्ट हो चुका है स्टेट वाइज। 10:30 बजे क्लास रहता है अनअकैडमी स्पेशल कैटेगरी के अंदर। चलिए, हाँ जी, तो हुआ क्या है, देखिए बोला गया है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसको हम क्या कहते हैं शॉर्ट में एनपीआर कहते हैं। क्या कहते हैं? एनपीआर कहते हैं। इसकी शुरुआत होने जा रही है। आप कहेंगे मैम आपने तो कहा एनआरसी, तो फिर ये एनपीआर क्या है? पूरी कहानी आपको बहुत ही कायदे से समझाएंगे, इत्मीनान से बैठिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट पे टाइम वेस्ट करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप बस अपना ध्यान दीजिएगा कि ये पर्टिकुलर टॉपिक है क्या। ठीक है, देखिए आर्टिकल जो यहाँ पे निकला है उसको हम डिस्कस करने से पहले जानते हैं कि एक्चुअली में ये एनपीआर है क्या। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले की बात है कि यहाँ पर एक शब्द देखने को मिला था एनआरसी। एनआरसी का फुल फॉर्म क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। सिंपल सी बात है, नेशनल लेवल पर एक रजिस्टर तैयार किया जा रहा है जिसके अंदर हर एक नागरिक का पूरा डेटा होगा। जैसे कि होता है ना, हमारा एग्जाम होता है तो हमारा रिपोर्ट कार्ड होता है, उस रिपोर्ट कार्ड के अंदर हर सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे होते हैं, किसने टॉप किया है, कितना हाईएस्ट आया है, कितने में से कितने नंबर मिले हैं, कौन सा ग्रेड मिला है, यही सब तो होता है ना। तो ये एक तरीके से क्या है, हमारा रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है जिसके अंदर हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन को रखा जाएगा। तो ये जो एनआरसी है, जिसे हम हिंदी में भी राष्ट्रीय नागरिक के नाम से जानते हैं, नेशनल रजिस्टर है ये एक तरीके का, इसकी शुरुआत करी गई थी काफ़ी पहले। अभी क्या बताते हैं। अब हुआ क्या है, दोबारा से न्यूज़ आपको देखने को मिल रही है। क्या पॉइंट है, देखिए इसके अंदर जो सबसे पहला स्टेट है जिसके अंदर सारा का सारा डेटा कलेक्ट किया गया था, वो पहला स्टेट कौन सा है? आसाम है, जहाँ पे एनआरसी को सबसे पहले लागू किया गया था। सेकेंड पॉइंट, क्यों ये बनाया गया है, क्या काम होगा? देखो, इसके अंदर भारत के हर एक नागरिक का जो डेटा है, ध्यान दीजिएगा मैंने हर एक नागरिक कहा है, यानी कि जो भी ऐसा पर्सन है जो भारत का रहने वाला है, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। यहाँ पे किसी भी एलियन, किसी भी एनआरआई, किसी भी फॉरनर के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। मैंने सिंपली सिटीजन लिखा है। सिटीजन कौन होता है ये आपको बेहतर पता होगा, समझ रहे हैं? अच्छा, अब इसमें क्या है कि जो भी भारत के नागरिक हैं उनका डेटा लिया जाएगा, जैसे उनकी बर्थ प्लेस क्या है, उनके माता पिता का नाम क्या है, उनके माता पिता का बर्थ प्लेस क्या है, ये सारी बातें इसके अंदर आएंगी। चलिए ठीक है, क्यों, क्या काम है? ये इसलिए किया जा रहा है ताकि पता लगाया जा सके कि कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो रहे तो हमारे देश के अंदर रहे हैं, लेकिन इलीगल तरीके से। लेकिन क्या? इलीगल तरीके से। तो ये जो एनआरसी को बनाया जा रहा है या फिर एनआरसी की जो रिपोर्ट तैयार करी जा रही है, ये इसलिए हो रही है ताकि हमें पता लग सके कि कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे देश के अंदर गैर कानूनी ढंग से रह रहे हैं, यानी कि इलीगल वे में रह रहे हैं। आपको यहाँ पर एक न्यूज़ में बता दूँ, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ पढ़ाई थी कि जो डेटा ये आसाम में कलेक्ट हुआ था ना, इस डेटा में भी बहुत सारे घपले हुए थे। आपको अगर ध्यान हो तो मैंने आपको पढ़ाया था उस टाइम पर जब ये डेटा कलेक्ट हुआ था, 2019 की बात है। उसमें यहाँ तक कि ये हुआ था कि आसाम से जो हमारे देश की सुरक्षा में खड़े हुए लोग हैं, यानी कि जो आर्मी ऑफिसर्स हैं,
उनकी फैमिलीज तक के नाम इसके अंदर नहीं थे। तो भाई ये जो डेटा कलेक्ट हुआ था ना, इसमें भी बहुत सारे लूप होल्स थे, बहुत सारी मिस्टेक्स थी। लेकिन फिलहाल सबसे पहला स्टेट जहाँ पे इसको लागू किया गया था, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसको क्यों तैयार किया जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है इलीगल तरीके से जो लोग हमारे देश के अंदर रह रहे हैं उनका एक डेटा निकाला जाएगा इस पर्टिकुलर लिस्ट से। चलो ये तो बात हो गई इसके बारे में। तो क्या जो एनआरसी है ये पहली बार हमारे देश में आया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली ये जो एनआरसी है ना, अगर इसकी बात करें तो 1951 से ही हमारे देश के अंदर ये था, लेकिन अभी 2015 में इसको अपडेट किया गया है। आप कहेंगे अपडेट क्यों किया गया है? देखिए, अपडेट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये जो डेटा है, इस डेटा को थोड़ा सा अपडेशन की ज़रूरत है, काफ़ी पुराना हो गया था ना, तो डेटा को यहाँ पे अपडेट किया जा रहा है। अब इसमें क्या क्या प्रोविजंस डाले गए हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने हिसाब से बताए हैं, लेकिन हमें क्या याद रखना है? देखिएगा, ये जो यहाँ पे एनआरसी की हम बात कर रहे हैं, इस टाइम पे आया, इस टाइम पे इसको अपडेट किया गया, और आसाम के अंदर जब सबसे पहला राज्य जहाँ पे एनआरसी को लागू किया गया, तो यहाँ पर एक लाइन बोली गई। ध्यान से सुनिएगा ये लाइन, क्योंकि सारा खेल इसी लाइन का है। यहाँ पे बोला गया कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि आसाम के अंदर इस तारीख से पहले से रह रहा है, सिर्फ उसी को आसाम का नागरिक माना जाएगा, बाकी लोगों को आसाम का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि हर स्टेट के अंदर जब इसको लागू किया जाएगा तो वहाँ पर आपको अलग अलग प्रोविजंस देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर ये डेटा जारी किया गया था। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास तो डेटा ही नहीं होगा। सोचो 1971 से पहले का अगर कोई व्यक्ति आसाम में रह रहा है तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है कि हो सकता है उस व्यक्ति के पास में डेटा ही ना हो, तो वो कैसे अपने आप को यहाँ पे प्रूव करेगा कि हाँ वो भारत का निवासी है। खैर, ये तो मैंने वही बोला ना, काफ़ी सारे लूप होल्स हैं। कोई भी चीज़ होती है अगर अच्छाई के लिए तो बुराई भी उसमें होती है, डेफिनेट सी बात है। ओके, अब यहाँ पे एनआरसी तो लागू हो गया, लेकिन ये जो डेटा यहाँ पे इकट्ठा किया गया, इसका इस्तेमाल होना है सेंसस जब अभी किया जाएगा 2021 में। आपको मालूम है कि सेंसस का डेटा 2020 में ही कवर करना था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? कोविड की वजह से घर घर जाके जो डेटा कलेक्ट होना था वो डेटा कलेक्ट हो ही नहीं पाया। चलिए ठीक है, ये तो बात हो गई एनआरसी के बारे में। मैम अब आज का आर्टिकल क्या कह रहा है वो बताइए। देखिए, एक शब्द इसी के साथ में जुड़ा हुआ है, अभी आपको समझ में आ जाएगी पूरी कहानी कि दोनों ही शब्द आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, आधे लोगों के कमेंट चल रहे होंगे, मैम क्या हमें भी फिल करना पड़ेगा? सब्र रखो भाई, बता रहे हैं। ठीक है, मुझे पता रहता ना कि तुम लोग कहाँ तक सोच सकते हो। देखिए, एनपीआर ये क्या है? ये है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया। अब देखना और ध्यान से समझिएगा कि एनआरसी और इसके अंदर डिफरेंस क्या है। इसमें मैंने बोला था कि इसके अंदर जो भारत के नागरिक हैं उनका डेटा इकट्ठा किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको जितने भी ऐसे लोग हैं जो भारत के नागरिक हैं उनका भी डेटा, या फिर अगर कोई बाहर से आके भारत में रह रहा है उसका भी डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा। यानी कि सिटीजन प्लस नॉन सिटीजन दोनों का डेटा एनपीआर के अंदर कलेक्ट किया जाएगा। इसमें क्या क्या होगा? जैसे कि आपका बायोमेट्रिक, या फिर आप देखें यहाँ पर तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका आईज का जो पूरा का पूरा डेटा होता है ना, वो सारी चीज़ें, या सिंपली समझ लो भाई आधार कार्ड। क्या? आधार कार्ड। अगर आपके पास में आधार कार्ड नंबर है तो आपको एक्स्ट्रा कोई डेटा देने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, अपना आधार कार्ड नंबर प्रोवाइड करना है, आपका डेटा अपने आप सरकार के पास में पहुंच जाएगा। अच्छा, अब आप कहेंगे कि मैम ये जो फॉरेनर आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, हमें कैसे पता चलेगा कि भैया इसका डेटा सरकार के पास में गया कि नहीं? तो सुनिए इसमें क्या बोला गया है। एक तो वो जो भारत का नागरिक ऑलरेडी है उसका डेटा भी जाएगा एनपीआर में, और एक वो जो भारत का नागरिक नहीं है, तो वो डेटा क्यों देगा अपना? सुनिएगा, इसमें 3 क्लॉज है, 3 बातें बोली गई हैं। पहली बात इसमें क्या बोली गई है, मान लीजिए कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जो कि भारत के अंदर रह रहा है पिछले 6 महीने से, उसको अपना डेटा देना पड़ेगा। एनी हाउ ही हैज़ टू। ठीक है, कोई वो नहीं है कि भाई तुम वहाँ से बिलोंग करते हो तो नहीं, ऐसा नहीं है, आपको डेटा देना पड़ेगा। दूसरा, इसमें कहा गया है कि मान लीजिए कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है, मान लो आज ही आया है, आज ही इंडिया में आया है, लेकिन उसने सोचा हुआ है कि आने वाले अगले 6 महीने तक वो भारत में रहना चाहता है, बिल्कुल उसको भी अपना डेटा देना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा पर्सन वो, मान लो तुम्हारे मोहल्ले के अंदर कोई एक पर्सन आया है जिसको भी 1 महीना हुआ या 1 दिन हुआ या 2 दिन हुआ है, और वो व्यक्ति तुम्हारे मोहल्ले में अगले 6 महीने तक रहना चाहता है, तो इसको भी डेटा देना पड़ेगा। तो सारा खेल किसका है?
6 मंथ का है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे कोई भी पर्सन है, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो चाहे वो फॉरेनर हो, सबका डेटा इकट्ठा होगा। आप सुनो इसमें से क्या होगा। यहाँ पे सबका डेटा आ गया, एनपीआर में सबका डेटा आ गया, एनआरसी में हमें क्या चाहिए था, सिर्फ भारत के नागरिकों का डेटा चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो नॉन इंडियन हैं उनका डेटा हम अलग करेंगे, जो भारत के नागरिक हैं उनका डेटा हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे, और जो ये नॉन इंडियन है इनमें से हम देखकर पता लगाएंगे कि कौन ऐसा है जो इल्लीगल तरीके से हमारे देश के अंदर रह रहा है। बात समझ में आई? अगर समझ में आ गई हो तो एक बार से सेशन को लाइक मार दियो, थम अप कर देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो, ये तो बात यहाँ पर हो गई। अब सवाल ये निकलता है, तो मैम इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एनपीआर है दिस इज अ पार्ट ऑफ एनआरसी। बिल्कुल सही आपने सोचा है, बिल्कुल करेक्ट है। नाउ द पॉइंट कि मैम ये जो चीज़ें हो रही हैं, क्या ये सरकार अपने हिसाब से करा रही है या फिर कोई कानून वगैरह भी? जी हाँ, इसके लिए एक एक्ट बना हुआ है। आपको पता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो अभी 2019 में जिसके अंदर चेंजेस हुए थे। आपने देखा था शाहीन बाग के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। मतलब अब वो प्रोटेस्ट का लेवल तो आप जानते ही हैं, मैं आपको क्या बताऊं। खैर वो तो बहुत ही कॉमन बात थी जो हम लोगों ने देखा था, हर कोई जानता है उसके बारे में। ये तो बात एक तरफ की होगी कि भैया चेंजेस हुए थे, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखोगे तो 2010 में ये जो डेटा है ना, किसका, एनपीआर का, उस समय पर भी इसको कलेक्ट किया गया था। आगे चल के इसके अंदर फिर से अपडेशंस किए गए थे, लेकिन अभी फिर से इसको अपडेट किया जा रहा है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, ये 2 कानूनों के अंदर हो रहा है। पहला कानून कौन सा है, सिटीजनशिप एक्ट, जो बनाया गया था कब, 1955 में, और एक और है वो है आपका सेंसस एक्ट। और सेंसस एक्ट की बात करोगे तो 1948 में इसको बनाया जाता है। इन दोनों कानून के अंदर ये सारी बातें हो रही हैं। अब आपके दिमाग में आएगा ये कि मैम अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि जो आसाम के अंदर डेटा कलेक्ट किया गया था ये कौन से वाले एक्ट के अंदर था, तो बेटा ये ध्यान रखना, ठीक है। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ इसका बिल नंबर कौन सा था। देखो ये तो बातें हो गई जो मैंने आपको बेसिक बताया। अब इस आर्टिकल में क्या कहा गया है वो हम आपको बताते हैं। एनपीआर का जो डेटा अभी घर घर जाके इकट्ठा करना था, वो अब आपको घर घर जाके इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा होम मिनिस्ट्री को, ये अब आपको ऑनलाइन मोड पे भरना पड़ेगा, और ये हर एक व्यक्ति को फिल करना है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं भरना है, हर एक पर्सन को इसको फिल करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा। ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आ रहा है। दूसरा सुनिएगा, ये जो एनपीआर का पूरा डेटा स्टार्ट होने वाला है, एक्चुअली इसको होना कब था, इस टाइम पे होना था, बट कोविड की वजह से इसको कंडक्ट नहीं किया गया। अब क्या होगा, इसका अगला फेज आएगा जिसके अंदर आपको अपना डेटा जो है वो फिलअप करना पड़ेगा। कब से ये स्टार्ट होगा आपको पता चल ही जाएगा, यहाँ पे सरकार अनाउंसमेंट करेगी, लेकिन फिलहाल अभी ये बता दिया है कि आपको अभी जो डेटा है ये आपके घर पे जाके नहीं बल्कि ऑनलाइन मोड पे आपको इसको रजिस्टर करना पड़ेगा, जिसमें कहा जा रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली जब 2015 के टाइम पर पूरा डेटा कलेक्ट किया गया था तो इसमें 119 करोड़ रेजिडेंट्स का डेटा आया था। खैर हमारे एग्जाम में ये फिगर नहीं पूछा जाएगा, हमारे एग्जाम में एनपीआर पूछा जाएगा, एनआरसी पूछा जाएगा और सीईए पूछा जाएगा। तीनों आपको मैंने समझा दिए एंड उम्मीद करेंगे कि आपको ये चीज़ समझ में आ भी गई होगी। अगर हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात करें, इन केस अगर आपको ये नहीं पता है, वैसे मैंने तो पढ़ाया है, अब हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे हों जिनको ये चीज़ नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो मुझे बता देना, फिलहाल मैं आपको बस 2 लाइनों में समझा दूं। अगर कोई भी एक ऐसा पर्सन है जो दिसंबर 2014 है ना, दिसंबर 2014 का एस्टिमेशन रखा गया है कि अगर उससे पहले भारत में आया है भैया, तो देखो यहाँ पे खतरे की घंटी है ना। और ये ध्यान रखिएगा स्पेशली फॉर द माइनॉरिटीज़, और माइनॉरिटीज़ के अंदर मुस्लिम्स को कंसिडर नहीं किया गया है, और कहा गया है कि अगर आप भारत के अंदर 5 सालों तक रहे हैं तो आप भारत के नागरिक बन सकते हैं, सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन अपना कराना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा डेटा था जो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके के बाकी अपडेशंस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस पे आपका द हिंदू सेशन भी होता है, आपका हिस्ट्री का सेशन भी चल रहा है, सो डू ज्वाइन दैट ऑल्सो। चलिए तो मिलते हैं फिर आप लोगों से सुबह 7 बजे। और हाँ, अगर आपको यूपीएससी बैच ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें प्लस और आइकॉनिक दोनों ऑप्शंस आपको मिलते हैं। और जो बच्चे अभी भी स्पेशल क्लासेस नहीं कर रहे हैं या फिर करंट अफेयर्स की क्लास को अभी भी मिस कर रहे हैं, तो ध्यान रखना भैया, फिर
एट लास्ट मोमेंट मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मुझे आके फिर बेटा मत पूछना कि मैम अब क्या करें, अब तो समय नहीं बचा, अब तो करेंट अफेयर्स कैसे पढ़ें। तो प्लीज़ बी लाइव इन द सेशन। कोड जो आपको यूज़ करना है वो कोड क्या रहेगा, कृति 10 कोड है, इसको यूज़ करके आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सुबह 7 बजे एज यूजुअल मिलते हैं आपसे उसी चैनल पे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।